हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जो पॉलिटी का हमारी सीरीज़ चल रही है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सीरीज और टॉपिक चल रहे हैं, बहुत ही ख़ास हैं। और उसी के अंतर्गत आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वह है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है दोस्तों, सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे अंत तक देखा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और प्रश्न जो भी बनते हैं वो कन्फ्यूज वाले ज़्यादा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे नागरिकता हो गया, वो महत्वपूर्ण है लेकिन आसान है। ठीक है दोस्तों, जैसे मूल अधिकार हो गया, वो भी आसान ही है। ठीक है, तो कुछ सेगमेंट आसान होते हैं, महत्वपूर्ण तो होती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण के साथ साथ ये थोड़ा टफ टॉपिक भी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें केंद्र के और राज्य के आपस में रिलेशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों को एक तरह से दोस्त मानो कि बड़ा भाई हो गया केंद्र और राज्य छोटा भाई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे इसमें इनके रिलेशनशिप से संबंधित 36% और 36% के अलावा हम काफ़ी इफेक्ट्स भी देखेंगे, काफ़ी फैक्ट्स देखेंगे हर पर्सन के साथ। तो लगभग 100% के आसपास आपके टोटल हो ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक वीडियो देखेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और आपको यहाँ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, जो केंद्र राज्य संबंध है, ये दोहरा शासन की व्यवस्था है और ये संघवाद होता है। ठीक है, संघवाद की एक ये विशेषता है। ठीक है दोस्तों, भारत में संविधान के जो 2 स्तर हैं दोस्तों, उन 2 स्तर की स्थापना की गई है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार एक संघीय सरकार है और उसके चारों तरफ राज्य सरकारें हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे है, कौन सी शक्ति किसे प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, इनसे भी संबंधित महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न इसी के संबंध में। पहला प्रश्न है, दोहरे शासन की व्यवस्था किसकी विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो दोहरे शासन की विशेषता मैंने अभी बताया, तो यह है संघवाद की। ठीक है दोस्तों, और ये जो संघवाद है दोस्तों, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो किस देश से ली गई, अभी मैंने बताया, अभी कनाडा से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ये कनाडा से ली गई है भारत में संघीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में किसका नाम उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो नीचे निम्नलिखित हैं, भारतीय संविधान में किसका नाम उल्लेखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो नाम उल्लेखित नहीं है, वो केंद्र सरकार का नाम उल्लेखित नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसका नाम उल्लेखित है, संघ सरकार। ठीक है दोस्तों, संघ सरकार का नाम उल्लेखित है। भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र सरकार का नाम नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, सभी जगह क्या आता है, संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार का ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब किंतु राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय अर्थों के लिए क्या किया गया है, केंद्र सरकार शब्द का व्यापक रूप से क्या है, प्रचलन है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम कहें, संघ की बजाय केंद्र सरकार की व्यावहारिकता के रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय संघ में केंद्राभिमुखता अंतर्निहित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगी यह बात। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जिक्र नहीं होता है, संघ का होता है। ठीक है, जैसे देश का नहीं होता है, राज्य का होता है। ठीक है, जब राजनीति या राज्य व्यवस्था पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, देश कहीं भी नहीं आता है, राज्य आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके केंद्र सरकार नहीं आता है, संघ सरकार आता है। ठीक है, संघवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध संबंधी प्रावधान भारत संविधान के किस भाग में है। ठीक है दोस्तों, तो किस भाग में केंद्र राज्य संबंध के संबंधी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, भारत के जो भारत का भाग है 11। ठीक है दोस्तों, 11 में है, और ये अनुच्छेद
ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना आप। अनुच्छेद ये जो इसे बांट रखा है, ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 3 तरह के प्रावधान है, विधायी शक्तियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद से पहले समझा दूँ, केंद्र राज्य संबंध में, ठीक है दोस्तों। अब उनमें वैसे 4 भी हो सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 है, जैसे विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति, ठीक है दोस्तों। इन 3 शक्तियों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। और चौथी कौन सी हो सकती है? न्यायिक। अब न्यायिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकात्मक है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, फिर स्टेट कोर्ट हो गए, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय, तो यदि कोई वहाँ नहीं सुनता है तो इनमें कोई रोक नहीं है। यदि किसी के खिलाफ सही नहीं होता है, स्टेटमेंट सही नहीं आता है, निर्णय सही नहीं होता है, तो वो उच्च न्यायालय में जा सकता है या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जो न्याय प्रणाली है वो एकात्मक है, ठीक है। तो इसीलिए उसे ना मान करके 3 ही शक्तियाँ मानते हैं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय, ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो ये भाग 11 है, ठीक है दोस्तों, भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विवरण है, ठीक है दोस्तों। और ये जो भाग 11 है इसको 2 अध्यायों में बांटा है, 2 अध्यायों में, ठीक है दोस्तों, 2 अध्यायों में, ध्यान रखना यहाँ पर। अब इसको 2 अध्यायों में बांटा है। जो पहला अध्याय है दोस्तों, ठीक है, पहला अध्याय है ये अनुच्छेद 245 से, ठीक है, 245, ठीक है, 245 से 255, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 255 तक है, ठीक है दोस्तों। और ये है विधायी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विधायी संबंध है। दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा अध्याय है प्रशासनिक या कार्यकारी, ठीक है, संबंध बताए गए हैं। तो 256 से 263 तक है, ठीक है दोस्तों। 200 यहाँ लिख देंगे, 256 से 263 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला अध्याय हो गया और ये दूसरा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अनुच्छेद 245 से 263 तक भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है विधायी संबंध और दूसरा प्रशासनिक संबंध, ठीक है दोस्तों। और जो वित्तीय संबंध है वो भाग 12 में है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे उसे भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से केंद्र और राज्य के मध्य कौन से प्रकार की शक्ति का वितरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने बताया भी था, विधायी शक्ति का भी है, प्रशासनिक शक्ति का भी है, वित्तीय शक्ति का भी है, लेकिन न्यायिक शक्ति का वितरण नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है दोस्तों, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधी जुड़े प्रावधान भाग 11 में कितने अध्याय हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी बताया भी था, तो 2 अध्याय हैं, ठीक है दोस्तों, 2 अध्याय हैं। पहले में क्या है? विधायी, ठीक है, विधायी संबंध या विधायी शक्ति, ठीक है। और दूसरे में प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक, ठीक है दोस्तों। तो दूसरे में क्या है? प्रशासनिक शक्ति या संबंध, ठीक है। अनुच्छेद भी मैंने बताया था 245 से, ये 245 से 255, ठीक है दोस्तों। और ये 256 से 263, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाग 11 का पहला अध्याय, ठीक है दोस्तों। तो भाग 11 का पहला अध्याय किससे जुड़ा हुआ है? तो ये विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल या अनुच्छेद हमने बताया था 245 से 55, ठीक है। 200 मतलब 55, ये मान ले, मैं शॉर्ट में बोल रहा था 55, क्या आप समझ जाएंगे, 45 से 55, ठीक है दोस्तों। तो ये विधायी संबंध है, विधायी शक्ति है 245 से 255, ठीक है। पहले अध्याय में केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो पहला अध्याय है वो है विधायी शक्तियों के बारे में, ठीक है। और अनुच्छेद हमने बता दिए हैं, ठीक है, बार बार बता रहे, जिससे आपकी याद भी हो जाए, रिपीट भी होता रहे, ठीक है, और आपकी समझ में भी आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, भाग 11 का दूसरा अध्याय, ठीक है दोस्तों। किससे जुड़ा हुआ है? तो दूसरा अध्याय हमारा प्रशासनिक शक्तियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों।
और इसमें भी इसका जो अनुच्छेद है दोस्तों वो हमने बताया था 256 से 263 तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध के बारे में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, राज्य या संघ राज्य के संबंध के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक या कार्यकारी। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध में वित्तीय संबंधों की चर्चा किस भाग, ठीक है दोस्तों, में है। अब देखिए यहाँ पर भाग पूछा है, तो भाग हमने बताया था भाग 12 में है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो चर्चा है वो भाग 12 में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना। कभी आप यही सोचे कि भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है, तो वित्तीय संबंध भी कैसे होंगे, किस भाग में होंगे, कि वित्तीय संबंध भी भाग 11 में ही होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा कन्फ्यूजन विषय है, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों के केंद्र और राज्य के बारे में है और किसे कहाँ शक्ति प्राप्त है समझ में नहीं आता। जैसे संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, उसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी राज्यपाल, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की राष्ट्रपति। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, जब संयुक्त की बात आएगी वे ध्यान में ये रखेंगे कि राज्य में ही तो हो रहा है, तो राज्य में राज्यपाल करता है तो वे राज्यपाल कर देंगे, जबकि सही उत्तर क्या होगा, राष्ट्रपति। तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कि जो नियुक्ति तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है राज्यपाल करता है और हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसी तरीके से इनमें कन्फ्यूज बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भाग 12 में है इसका अनुच्छेद 268 से 293 तक है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे, 268 से 293। ठीक है दोस्तों, ये इसके अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, इसमें करों का बंटवारा आपको पता है, इसमें क्या वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में दो वित्त आयोग, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो करों का निर्धारण करता है वो भी इसी में ही है, जीएसटी भी इसी में ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्योंकि ये वित्त से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित है, और केंद्र और राज्य में क्या रिलेशनशिप होगा, कैसे कार्य करेंगे, कौन सा अधिकार राज्य को मिलेगा, कौन सा कर केंद्र को होगा, तो ये सब इसी में ही रहता है, इसलिए बड़ा कंफ्यूज है। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्योंकि जैसे 3 सूचियाँ हैं उनमें भी कि आप भूल जाते हैं, जैसे रक्षा कौन से विषय का सब्जेक्ट है, कौन सी सूची का है, उच्च न्यायालय कौन सी लिस्ट में आता है, पुलिस कौन सी लिस्ट में आती है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की जैसे कोई, तो पुलिस कौन से विषय का सब्जेक्ट है, तो राज्य का है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हैं, दोनों केंद्र के हैं। ठीक है, लेकिन सोचेंगे बच्चे कि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट वो राज्य में होता है, राज्य का ही होगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा या राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई विधि बनाता है तो उसे कहते हैं विधायी शक्ति। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ आता है कि केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा किसी विषय पर कोई कार्य कर रहा है, विधि पर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, या प्रशासन चला रहा है, तो वह क्या आएगी, प्रशासनिक विधि या प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, या धन से संबंधित कोई भी, ठीक है, तो धन से संबंधित वित्तीय शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझना होगा कि केंद्रीय अथवा राज्य किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति को क्या कहते हैं, विधायी शक्ति कहते हैं। और विधायी शक्ति आपने पढ़ लिया है, संविधान के भाग 11 में है और अनुच्छेद 245 से 255 तक है। ठीक है दोस्तों, और इसमें केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध हैं उनकी विस्तृत चर्चा भी की गई है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता दूं आपको, नोट करिएगा कि केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे को हम क्या कहते हैं, राज्य क्षेत्रीय विस्तार। और विषय की दृष्टि से विधायी शक्तियाँ एक टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान की किस सूची में विधि निर्माण विषय को केंद्र और राज्य के मध्य 3 सूची में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की किस सूची में पूछा है। ठीक है दोस्तों, सूची कितनी है संविधान में, 12 अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, तो उन 12 में से कौन सी अनुसूची है, तो वो है दोस्तों 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में विधि निर्माण विषय से संबंधित उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं, और 3 सूची आपको पता ही है
केंद्र सूची मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है फ्रेंड्स। और संविधान जब बना तब 8 ही अनुसूची थी। ठीक है। और उसके बाद 4 और जोड़ेगी, टोटल वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है। और ये जो अनुसूची और ये जो लिस्ट वाली है, सब्जेक्ट लिस्ट वाली है, ये अनुसूची 7 में है। ठीक है। इसमें तीनों अनुसूची का विवरण है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7वीं अनुसूची में किस सूची का उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7वीं अनुसूची में जिन सूचियों का उल्लेख है वो भी पता लग जाएगा और जिन सूची का उल्लेख नहीं है उसका पता लग जाएगा। तो दोस्तों इस अवशिष्ट सूची, इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों। किसका उल्लेख है? संघ सूची का उल्लेख है, राज्य सूची का उल्लेख है और समवर्ती सूची का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन 3 सूचियों का उल्लेख 7 में है। ठीक है। मतलब 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। और अनुच्छेद भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 246। ठीक है दोस्तों। 246। ठीक है। तो 246 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 अनुसूचियों की चर्चा है। ठीक है। और जिसमें 7वीं अनुसूची में आपको हमें बताई दिया, संघ सूची होगी, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची होगी, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये जो अवशिष्ट सूची है ये अनुच्छेद 248 में है। ठीक है। और इस पर जो कानून बनाएगा ये शक्ति है जिसके पास, वह है संसद। ठीक है। राज्य के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो देखिए दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संसद को है। ठीक है। तो उसका विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है। विकल्प डी, ए और सी। मैंने इसलिए लिखा है, कभी ऑप्शन में संसद ना आए, केंद्र सरकार आ जाए। यदि केंद्र सरकार आई तो केंद्र सरकार पर लगाना है, संसद आ जाए तो संसद पर लगाना है। यदि दोनों आ जाए और इस तरह ऑप्शन हो तो दोनों लगाना है। यदि इस तरह भी ना हो, ठीक है दोस्तों, तो तब क्या लगाना है? संसद लगाना है, केंद्र सरकार नहीं। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, संसद लगाना है, केंद्र सरकार नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो उल्लेख है अवशिष्ट सूची का, मैंने अभी बताया अभी 248। ठीक है। ये 248 अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे 248 में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ संसद के पास हैं। ठीक है। ये राज्य के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रश्न ये है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वे किस देश के संविधान से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि संघवाद भी हमने पढ़ लिया कि कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये हमने लिए हैं कनाडा के संविधान से। ठीक है। चलिए, और अनुच्छेद आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब तीनों सूचियों पर बात करते हैं। ठीक है। क्योंकि सूचियों के बारे में हमने देख लिया बहुत बार, हम सूचियाँ पढ़ रहे हैं। तो सूचियाँ क्या होती है? ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ मतलब कि किसके पास है? संसद के पास है या राज्य के पास है? ठीक है। या किसके पास है? ठीक है दोस्तों। तो अनुसूची मतलब सूचियाँ इस तरीके से बांटी गई है। सब्जेक्ट हैं कि सब्जेक्ट राज्य के पास रहेगा, ये सब्जेक्ट केंद्र के पास रहेगा, मतलब संसद के पास रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न इसी में ही है कि संघ सूची में कितने विषय हैं। ठीक है दोस्तों। तो संघ सूची क्या होती है? संघ सूची वो होती है जिसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार या शक्ति सिर्फ संसद के पास है। ठीक है दोस्तों। जिन पर कानून संसद बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो संघ सूची में होती है। ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, केंद्र सरकार या संघ सूची। ठीक है। या संघ सरकार भी आ सकता है, शब्द लिखो। अब देखिए इसमें पूछा है कितने विषय हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब संविधान बना, ठीक है, जब मूल संविधान था तो उसमें कितने थे? 97 थी। ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? 100। ठीक है। तो वर्तमान में कितनी है? 100। ठीक है। और पहले कितनी थी? 97। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, है तो अभी भी 97 संख्या के रूप में, जैसे 1 2 3। ठीक है। अब ये 100 कैसे हो गई? अब इनमें जैसे ये है ना, तो इसमें कौन कौन सी जोड़ी गई? जैसे 2
कै, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या जुड़ेगा, 92 कै, ठीक है दोस्तों। और तीसरा 92 खै, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या किया इनका, तो इनका ये किया, ये जोड़ी गई, ठीक है। और प्रविष्टि 33 को हटा दिया गया, ठीक है। संख्या जो 33 थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो देखिए जो उसमें अंतिम संख्या है वो दोस्तों कितनी है, 97 है, अभी मैंने बताया अभी, ठीक है। और सब्जेक्ट कितने हैं, 100, ठीक है। अब मतलब कि लेकिन कुल संख्या कितनी है, 100, ठीक है, वर्तमान में। पहले कितनी थी, 97। अब उनमें क्या है, पर जो संख्याएं हैं, प्रविष्टियाँ हैं, ठीक है, उनमें नई संख्या के देने की बजाय प्रविष्टियों को नए खंड के रूप में जोड़ दिया, ठीक है। उनमें खंड बना दिए। जैसे अभी मैंने बताया कि 2 कै, 92 कै और 92 खै, ये जोड़ दिए, ठीक है। तो 92 में ये 3 जोड़ दी, कितनी हो गई, तो 100 हो गई ना, ठीक है दोस्तों, 100 हो गई, ठीक है। और एक प्रविष्टि है 33, इसको हटा दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, 99 आएगा। आप ये सोच रहे होंगे लेकिन संख्या तो 100 हो गई, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, पहले कितनी थी, 97, और अब कितनी है, 100, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है, राज्य सूची से संबंधित है। राज्य सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची मतलब ऐसे विषय जिन पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है, ठीक है दोस्तों। और साधारण स्थितियों में संसद इस पर क्या कर सकती है, शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकती। आपातकालीन शक्तियों में कानून बना सकती है, लेकिन साधारण स्थिति में नहीं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो दोस्तों राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, ठीक है दोस्तों, 61, ध्यान रखना, ठीक है। और पहले कितने थे, 66 थी, ठीक है। अब देखिए संख्या तो 66 ही है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे समझा दूँ। अब इसमें क्या होगा, किन किन को हटाया गया, तो 11, ठीक है दोस्तों। 19 को हटा दिया, ठीक है। 20 को हटा दिया, 29 को हटा दिया और 36 को हटा दिया, ठीक है दोस्तों। अब कितनी हटी है, 1 2 3 4 5, तो 66 में तो 5 के बचे 61, ठीक है दोस्तों। तो वर्तमान में 61 है, मूल संविधान में 66 थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको यदि पूछे वर्तमान में कितनी है, तो 61 और मूल संविधान में 66, ठीक है। संघ सूची में भी ऐसे ही बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगली देख लेते हैं सूची, तीसरी अनुसूची है जो अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ठीक है दोस्तों। तो समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची वह होती है वे विषय शामिल होते हैं जिन पे राज्य की विधायिका और संसद दोनों कानून बना सकते हैं। सीधे शब्दों में राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों कानून बना सकती है, ठीक है दोस्तों। और यदि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, और यदि कोई कानून है जिस पे आपत्ति हो, आपत्ति की स्थिति आ जाए, जैसे राज्य के कोई कानून में आपत्ति की स्थिति आ जाए, तो उसमें क्या होगा, संसद को मान्यता मिलेगी, ठीक है। मतलब संसद की कानून को ऊपर रखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं इसमें कितने विषय हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो विषय हैं वर्तमान में 52 है, ठीक है दोस्तों, 52 है, ठीक है। और पहले कितने थे, 47, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से जोड़े गए, अब देख लिए। अब एक तो इसमें 11 कै, ठीक है। इसके बाद फिर 17 कै, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 17 खै भी जोड़ दिया गया, ठीक है। इसके बाद 20 कै, ठीक है। और इसके बाद फिर 33 कै, 33 कै, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 52 में तो 5 गए, बचे 47 हैं। लेकिन इसमें क्या किया, ये इसमें जोड़े गए, ठीक है, ये ध्यान रखना, घटाई नहीं, ठीक है। तो 47 थे पहले और इसमें 5 जोड़ दिए, तो 47 और 5 52 हो गए, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में है 52, ठीक है। जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है दोस्तों, पहले शिक्षा, अब शिक्षा किस में जोड़ा गया, शिक्षा जोड़ा गया समवर्ती सूची में। असमवर्ती सूची का मतलब जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये कब हुआ, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा हुआ, ठीक है। और इसमें 5 विषय कौन कौन है, जैसे वन हो गया, ठीक है, जैसे शिक्षा हो गई,
वन्य जीव, पक्षियों का संरक्षण, मापतोल और न्यायालयों का कार्य प्रबंध। ठीक है दोस्तों, न्यायालय कार्य प्रबंध कौन सा है? जैसे न्याय प्रशासन में उच्च व उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, ठीक है, वो ध्यान रखना क्योंकि वो पहले से ही केंद्र का काम है। ठीक है, तो न्यायालयों का कार्य प्रबंध इसमें ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर ये शामिल किए गए थे, ये 5 सब्जेक्ट, और इनको 5 को जोड़कर 52 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने बताया भी ध्यान रखना, वन शिक्षा, वन्य जीव। ठीक है दोस्तों, और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण ये 1 है, 3 हो गए, एक मापतोल 4 हो गए, और न्यायालयों का कार्य प्रबंध। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना। देखिए हम इस तरह सोच लेंगे, पहले वन आए, फिर वन्य जीव आए। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद शिक्षा आई, शिक्षा ने मापतोल शुरू किया और फिर न्याय हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़कर इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमने ये भी बता दिए ये कौन कौन से नंबर में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा संघ या राज्य अपने संपूर्ण क्षेत्र पर विधि बना सकती है? ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि संपूर्ण क्षेत्र पर जो विधि बना सकती है, तो वो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो अनुच्छेद है संविधान का 245 है, इसके अनुसार क्या है कि संघ या राज्य, ठीक है, के मध्य जो विधायी शक्तियों का विभाजन है उसके हिसाब से जो राज्य है वो अपने क्षेत्र में, ठीक है, और जो संघ है वो अपने क्षेत्र में, ठीक है, पूरे संपूर्ण क्षेत्र पर विधि बना सकती है। तो अनुच्छेद 245। ठीक है, चलिए, चाहे संघ हो चाहे राज्य, जैसे कोई राज्य है तो अपने पूरे राज्य में वो कहीं भी कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, जो उसके राज्य सूची की लिस्ट में है। ठीक है, और समवर्ती सूची में भी है, उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 245 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न है हमारा, संघ और राज्य के संबंध में प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर प्रशासनिक संबंध की बात है। ठीक है दोस्तों, तो प्रशासनिक संबंध मैंने पहले बताया था 256 से 263। ठीक है, तो 256 से 263 का मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, इसमें प्रशासनिक संबंध है, और अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध का वर्णन हुआ है, यह किया गया है। ठीक है, संविधान के सिद्धांत की मान्यता दी गई है कि कार्यपालिका विधानपालिका की सहविस्तारी होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमने 256 भी देख लिया, 256 में भी यही है, किसके तहत संसद क्या करेगी, कानून, और उस कानून बनाएगी, संसद जो कानून बनाएगी, ठीक है दोस्तों, उसे राज्य को विद्यमान कानूनों के पालन का सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। मतलब कि कोई कानून केंद्र सरकार ने बनाया या संसद ने बनाया, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 256 के तहत क्या करेगी, राज्य सरकार पर वो कानून मनवा सकती है कि उसे लागू करो या निर्देश देगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है जैसे अनुच्छेद 353, इसके अनुसार क्या है, आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो तब केंद्र सरकार क्या निर्देश देगी, वह शक्ति ही ऐसी जो भी निर्देश देगी राज्य सरकार को उसी नियम के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको देखनी होगी 56 और 53। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 246 में कितनी सूचियों की चर्चा की गई है? ठीक है दोस्तों, तो 246 में कितनी सूचियों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों 3 सूचियों की चर्चा की गई है, और पहले बताया संघ सूची, संघ, दूसरी राज्य, ठीक है, और तीसरी समवर्ती। ठीक है, समवर्ती। ठीक है, तो 3 तरह की सूचियों की चर्चा की गई है 246 में, और अनुसूची कौन सी में, 7वीं में। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 248 का संबंध किन शक्तियों से है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए अनुच्छेद 248 है, तो इसका संबंध जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं या सूची है, ठीक है दोस्तों, उनसे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो 248 है इसमें ये भी है कि जो ये शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, संसद के पास रहेंगी। ठीक है, इन पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, और एक में क्या है, 248 एक में, तो संसद किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं है उस पर क्या करेगी, विधि बनाने का काम करेगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और ऐसा जो प्रावधान है 1994 में पहली बार सेवा कर अस्तित्व में आया, पूरी तरह केंद्र को मिला। ठीक है दोस्तों, जो अवशिष्ट में शामिल था। ठीक है दोस्तों, अब ये 248(2) के तहत है। ठीक है, ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए जो उन सूचियों में वर्णित नहीं है, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति शामिल है। किसे? केंद्र को। ठीक है, और इसमें पहली बार क्या जोड़ा गया? सर्विस टैक्स। ठीक है, मतलब सेवा कर 1994 में, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, 1994 में सेवा कर। ठीक है, सेवा कर। ये पहले क्या में था? अवशिष्ट शक्ति थी ये, मतलब ये पहले इन तीनों सूचियों में नहीं था और फिर इसे इसमें लाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों जलाशयों संबंधी विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये लिखा है कि किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों, तो किस अनुच्छेद के तहत देखिए यहाँ पर नदियों, ठीक है, जलाशयों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 262, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 262 के तहत क्या होगा? अनुच्छेद 262 के तहत संसद विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, ठीक है, जैसे नदी हैं, जलाशय हैं, संबंधी विवादों के न्याय निर्णय के लिए प्रावधान कर सकती है। मानने की बात है, दो राज्यों के बीच में किसी नदी को लेकर झगड़ा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, किसी नदी को लेकर झगड़ा है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, बहुत सारे विवाद है। ठीक है दोस्तों, जैसे कावेरी विवाद। ठीक है दोस्तों, और ये जो मानने की बात है, किसी के बीच में कोई विवाद हो रहा है नदी से संबंधित, जलाशय से संबंधित, तो इसमें क्या है? इसमें 262 में संसद को क्या है? न्याय निर्णय के लिए प्रावधान दे रखा है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो इसका जो न्याय निर्णय करेगी वो संसद करेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 262 में। ठीक है, और जैसे अभी तक गठित जल जो विवाद हैं, ठीक है, जैसे करसना जल विवाद, गोदावरी जल विवाद, नर्मदा जल विवाद, ठीक है दोस्तों, रावी व्यास जल विवाद, कावेरी जल विवाद, करसना जल विवाद, ठीक है, महादाई मांडवी जल विवाद। तो इस तरीके से अब इसके लिए क्या होगा? नदी बोर्ड अधिनियम भी बनाया गया था 1956। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जो संविधान के 262 है, ठीक है दोस्तों, और उसके भी अलग अलग खंड है, 262(1), 262(2). तो इसमें क्या है कि जो अंतर्राज्यीय नदी जल है उनके विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखना होगा। तो 262 जो है वो आपको ध्यान रखना है, नदी जल, ठीक है, जलाशयों से संबंधित है। ठीक है, यदि किसी दो राज्यों के बीच में आपस में विवाद होता है। ठीक है, और संसद ने इस संबंध में क्या किया था? 1956 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 1956 में। ठीक है, क्योंकि प्रावधान कर सकती है, तो संसद ने क्या प्रावधान किया? 1956 में 2 अधिनियम पारित किए। एक तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संघ अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राज्यीय परिषद की बात आई थी। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राज्यीय परिषद किसके तहत गठित होगी? तो दोस्तों ये जो गठित होगी वह है 263। ठीक है दोस्तों, 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल, और ये प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में भी प्रश्न आया है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 263 में यह व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना लोक हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट की लोक हित में सही साबित होगी, तो अपने ऐसे आदेश परिषद की ओर स्थापना करेगा। ठीक है, ऐसे आदेश से या आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। ठीक है दोस्तों, अब अच्छा,
एक प्रश्न और बन गया कि इसकी स्थापना कौन करेगा अंतर्राज्य परिषद की, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका क्या काम होगा। इस परिषद का मुख्य काम यह है कि केंद्र और राज्यों के जो आपसी विवाद है उनका समाधान करना है। ठीक है दोस्तों, और विभिन्न राज्यों के समान हित के मुद्दे पर उचित कार्य योजना बनाना और उसके प्रति सहमति कायम करना है। ठीक है, अब जैसे दो राज्यों के आपस में विवाद हो गए, ठीक है, या केंद्र और राज्यों के आपस में क्या हो गए, विवाद हो गए। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र और राज्यों के आपस में विवाद को समाधान करना संबंधी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा। ठीक है, चलिए एक बात और कर ले इसी पे, क्योंकि अभी बात जो आ रही है 263 की बात चल रही है। तो अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसके जो कर्तव्य हैं उन्हें देख लिए एक बार। ठीक है, ये 2-3 कर्तव्य ज़्यादा नहीं है। जैसे राज्य के बीच, ठीक है, राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद की जांच करना और सलाह देना, पहला। ठीक है, राज्यों के बीच मतलब दो राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच मान ले। ठीक है दोस्तों, तो उनके बीच जो विवाद होगा उन विवादों की जांच कौन करेगा, अंतर्राज्यीय परिषद करेगी और सलाह भी देगी। ठीक है, दूसरा, केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित समय का या विषय का अन्वेषण, ठीक है, विचार विमर्श करना। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि केंद्र या एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित, मतलब जब उनके हित का क्या हो रहा है, अवहेलना हो रही है। ठीक है, तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उनकी एक्सप्लेनेशन की जाएगी। ठीक है, तीसरा, ऐसे विषय पर सिफारिश करना और विशिष्टता, नीति और कार्यवाही से अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना। ठीक है गला थोड़ा ख़राब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो दोस्तों इसका हम अलग से एक टॉपिक भी बनाएंगे अंतर्राज्यीय परिषद का। ठीक है, और जो इसका गठन हुआ था 1990 में हुआ था सरकारी आयोग की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी ध्यान रखना। चलिए अब आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है दोस्तों, तो वित्त आयोग का जो गठन होता है 280 के तहत होता है। ठीक है दोस्तों वित्त आयोग, ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि वित्त आयोग का जो 1 मिनट गला ख़राब हो गया है बिल्कुल ही तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद के 280 में। ठीक है, अब वित्त आयोग क्या काम करता है, तो वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्य के मध्य जो राजस्व है उसका वितरण किया जाता है। ठीक है, मतलब कितना जो राजस्व जितना इकट्ठा हुआ है वो कितना राज्यों को देना है और किस राज्य को कितना देना है। ठीक है दोस्तों, और केंद्र अपने पास कितना रखेगा। और जो ये वित्त आयोग है प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का जो गठन करते हैं वे हैं राष्ट्रपति। ठीक है, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यदि कभी संसद और राज्य की विधियों में विरोध होता है तो न्यायालय किसको प्राथमिकता देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसी भी कंडीशन आती है जब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें विवाद हो जाता है। ठीक है, जैसा कोई विधि बनाते हैं या कानून बनाते हैं और उसमें आपस में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच क्या हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में किसको प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या करेगी जो न्यायालय है, ठीक है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसको प्राथमिकता देगा, तो वो देगा दोस्तों संसद। ठीक है, संसद को प्राथमिकता देगा। ठीक है, और इसके कुछ रूल है। ठीक है दोस्तों, इसके रूल हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो सूचक निर्वाचन का सिद्धांत है उसके अलग अलग से रूल है। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि संसद को प्राथमिकता देगी न्यायालय। ठीक है, और न्यायालय कौन सा, उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रयोग में लाने से पूर्व निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने बताया था कि यदि कभी संसद और राज्य की विधियों में विरोध होता है आपस में तो न्यायालय द्वारा संसद की विधियों को प्राथमिकता देगा। ठीक है, अब वो किस आधार पर देगा, तो दोस्तों ऐसे 3 सिद्धांत हैं। ठीक है, संघ की सर्वोच्चता के 3 सिद्धांत हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं वो भी आपको बताने चाहिए। अब यहाँ पर बताना है कि जो सिद्धांत प्रयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो प्रयोग में जो ये चौथा है डी ऑप्शन, आभासी या छद्म विधायन का सिद्धांत, ये प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, जब आपसी विवाद होता है और न्यायालय संसद की विधियों को प्राथमिकता देता है तो उसमें क्या करता है, इससे पहले वो 3 सिद्धांतों का प्रयोग करेगा। ठीक है, पहला व्यापकतम अर्थ का सिद्धांत,
दूसरा समन्वयकारी निर्वाचन का सिद्धांत और तीसरा अनुषंगी शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों। और ये जो आभासीय छद्म विधान का सिद्धांत है, ये क्या है, जब कोई विधानमंडल किसी अन्य विधानमंडल के कार्य क्षेत्र में आने वाले किसी विषय पर सीधे सीधे विधान बनाता है तो वह विधि शक्ति बाह्य होती है और परिणामत शून्य हो जाती है। मतलब कि इसका क्या मतलब है, जब कोई विधानसभा दूसरी विधानसभा के क्षेत्र में कोई कानून बना देती है, विधानसभा का मतलब सीधा राज्य से ही है, जब कोई राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्र में कानून बनाता है तो उसमें क्या होता है, फिर उस पर सीधे सीधे वो शक्ति क्या हो जाती है, बाह्य हो जाती है। और बाह्य हो जाने के कारण क्योंकि वो दूसरे राज्य पर कानून बना रहा है जबकि अधिकार नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या परिणाम, मतलब वो शून्य मानी जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसे छद्म विधान का सिद्धांत कहते हैं। दूसरे क्या है इसमें, जैसे विधानमंडल इस प्रकार के कार्य कभी कभी छिपकर अप्रत्यक्ष रूप से या छद्म रूप से करती है, तो इसलिए इसे छद्म विधान का सिद्धांत भी कहते हैं। और दिखावा करती है कि अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा है किंतु वास्तव में क्या होता है, दूसरे राज्य में अतिक्रमण कर हैं, तो इस प्रकार इसको छद्म विधान या आभासी विधान भी कहते हैं। आभासी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके भी बारे में देख ले। इस सिद्धांत को प्रयोग में लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निम्न परीक्षण बताए हैं। अब क्या क्या परीक्षण है देखिए, न्यायालय की विधि के सार को देखना चाहिए, उसके प्रारूप को नहीं। ठीक है, उसके सार को देखना चाहिए, विधि के सार को। ठीक है, प्रारूप को नहीं। न्यायालय की विधि के उद्देश्य और उसके प्रभाव का अनुशीलन करना चाहिए। अगला है विधायी योजना के सभी अधिनियमों का अर्थान्वयन, मतलब अर्थ का विश्लेषण करके उनके संयुक्त प्रभाव का अवधारणा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है। ठीक है दोस्तों, तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना है, 249 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, और वो कब देगी, वो तब देगी यदि राज्यसभा में जो उपस्थित हैं वे, ठीक है, और मत देने वाले सदस्य उनका 2/3 या 2/3 समर्थन। ठीक है, 2/3 या 2/3, ठीक है, समर्थन से क्या कर देंगे, संकल्प पारित कर देंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद जो राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जब भी होगा ये, जब राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य है और मत दे रहे हैं उनका 2/3 या 2/3 समर्थन से संकल्प पारित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये जो संकल्प पारित होगा, ठीक है, ऐसी अवधि तक रहेगा जो उस संकल्प को, और ये एक बार में कितना बढ़ाया जाएगा, 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, 1 साल से अधिक नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इतना हो सकता है कि राज्यसभा जितनी बार चाहे इस विधि को संकल्प से आगे बढ़ा सकी है, लेकिन एक बार के में कितने संकल्प का विस्तार कितनी बार, 1 वर्ष के लिए करेगी, सिर्फ संकल्प का विस्तार 1 वर्ष के लिए करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दूसरे पार्ट में देख लेंगे, फिर काफ़ी बड़ा हो गया है। चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नए अखिल भारतीय सेवा गठन करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो जो जैसे कोई अखिल भारतीय सेवा गठन करनी है नई, ठीक है दोस्तों, तो पूछा कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो 312 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, 312 अनुच्छेद के तहत क्या कर सकती है, भारत में केंद्र और राज्य सेवाओं के अतिरिक्त अन्य न्याय सेवाएं भी है और उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं कहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, और इसका जो सही उत्तर है वो 312। ठीक है, अब देखिए अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा क्या है, भारत में जो केंद्रीय, ठीक है, और राज्य सेवा के अतिरिक्त जो केंद्र में लगे हैं, जो राज्य में हैं, उन सेवा के अतिरिक्त एक अन्य सेवा वारक है जिसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें संविधान का अनुच्छेद 312 के तहत संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा गठन करने का अधिकार है। और ये वर्तमान समय में कितनी हैं अखिल भारतीय सेवाएं, 3 हैं। ठीक है, जैसे IAS IPS, यहीं आ जाएगा IAS IPS और IFS। ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा,
वर्तमान समय में निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा अस्तित्व में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय जो अस्तित्व में नहीं है ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों मानी जा रही हैं, मानी जाती है। ठीक है, अभी ये मैंने पहले बताया भी, ये विदेश सेवा है। ठीक है, ये सब यूपीएससी के अंतर्गत होती हैं, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो 3 सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। ठीक है, और 1966 में ये लास्ट वाली जोड़ी गई थी, भारतीय वन सेवा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा कब बनाया गया। तो 1966 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1966 में भारतीय वन सेवा या IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों देखिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात है तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, यदि राज्य की बात होती है राज्य लोक सेवा की, तब राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही बात ध्यान रखने की है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की बात आएगी तब राष्ट्रपति की बात आएगी, और यदि राज्य लोक सेवा की बात आएगी तब राज्यपाल की बात आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और उन्हें पद से हटाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, निर्वाचन आयुक्त। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। और आपको खुद पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक क्या रहता है, पद पर रहता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और सुन लें, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करने पर क्या करता है, संघ लोक सेवा आयोग से निवेदन करने पर संघ लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी आयोजित कर सकता है। मानने की बात है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल ने यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग को निवेदन किया कि भर्ती निकाल दे हमारे राज्य के लिए, तो वो क्या करेगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग संयुक्त भर्ती जैसी परीक्षाएं भी करवा सकता है। ठीक है, और ये हमने पहले बता दिया, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किस पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो किस पर आधारित है, यह इसका स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 में, ठीक है दोस्तों, 12 भाग और अध्याय 1। ठीक है दोस्तों, तो उसमें अनुच्छेद 268 से 293 तक है। ठीक है, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध की व्याख्या, ये इसके बारे में। ठीक है, हमने पहले बताया है। तो इसमें क्या है, जो संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया है, तो ये जो विभाजन है भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य राज्यसभा का वितरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र और राज्यों के मध्य राज्यसभा का वितरण किया जाता है, और राज्य वित्त आयोग से संबंधित 280 अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, ये करों का बंटवारा करता है। ठीक है, किस पर कितना कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर यह अशोक मेहता समिति संबंधित नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, क्योंकि ये जो अशोक मेहता समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, ठीक है, ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, जैसे 1959 में क्या हुआ, 1969 में, ये 1969 में, ठीक है, 1969 में। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, इसका आयोग किया गया केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के नाम का। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर PV राजमन्नार। ठीक है, ध्यान से सुनना, डॉक्टर PV राजमन्नार। ठीक है, और शेष 2 जो सदस्य थे वो AL मुदालियर और दूसरा TP चंद्रा रेड्डी। ठीक है, इस समिति ने क्या किया, 1971 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, और इसमें जो पेश की इसमें था कि 7वीं अनुसूची में संशोधन करके अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों की सौंपी जानी चाहिए। ठीक है, मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और इसने क्या कहा था कि अनुच्छेद
263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसने ये भी कहा था कि जो राज्यपाल के प्रसाद पर मंत्रिपरिषद की निर्भरता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही, जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित उपबंध है जैसे अनुच्छेद 356, 57 और 65 को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वित्त आयोग को अस्थायी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी सारी इसने बात कही। एक और बात कही, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। यह आप ध्यान रखना, क्योंकि आप जो IAS PCS की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस आयोग ने या समिति ने कहा था कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 249 को भी ख़त्म किया जाना चाहिए या निश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके इसने बात कही। सरकारी आयोग ने इसका गठन 1983 में हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो समिति है इनका क्रम भी पूछ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 1983 में केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य की विधानमंडल की शक्तियाँ किसे मिल जाती हैं? तो दोस्तों ये शक्तियाँ मिल जाती हैं, अब देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार भी है और संसद भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिल जाती है संसद को। तो यदि संसद नहीं होता तो केंद्र सरकार आप करते। ठीक है, यदि ऑप्शन नहीं होगे दोनों तो दोनों होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर केंद्र सरकार और संसद को मिल जाती हैं शक्तियाँ। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, चलिए देखते हैं। संघ राज्य संबंध के अंतर्गत वित्तीय संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? ठीक है दोस्तों, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है वित्तीय संबंध? ठीक है दोस्तों, तो देखिए 268 से 293 के बीच है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और केंद्र राज्य संबंध से, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा, क्योंकि अभी इसके और भी पॉइंट हैं, मैं बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।